मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे एक अलग ही तरीके से बात करने जा रहा हूं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। महत्वपूर्ण किस रूप में? देखिए, जो सिविल सर्विस परीक्षा की जो प्रिपरेशन होती है, वो एक सपाट प्रिपरेशन नहीं है। ज्यादातर लोग सपाट तरीके से ही प्रिपरेशन करते हैं। सपाट कहने का मतलब कि ऐसा नहीं होता कि एक कोई घटना घट गई है, आप उस घटनाओं के बारे में कुछ जानकारियां ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उन्हें नोट कर लेते हैं और बात खत्म हो जाती है। नहीं, सिविल सर्विस का जो पैटर्न है वह घटना को केवल एक माध्यम के रूप में लेता है। यानी कि एक घटना घटी है, अब उस घटना को आधार बनाकर किस तरीके से प्रश्न तैयार किए जा सकते हैं, आपको उसके बारे में सोचना होता है और उसके आधार पर फिर आपको प्रिपरेशन करनी होती है। इसीलिए बहुत ही थोड़ी सी घटनाओं को ही हम आधार बनाते हैं। हाँ, उन घटनाओं को आधार बना करके हम जो प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि हमारा जो आधार होता है वो क्या होता है, जो हमारी प्रिपरेशन के लिए हमारा मार्गदर्शन करता है, वो डेफिनेटली हमारा अपना सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। आज के लिए मैंने एक घटना का चयन किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है। सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है, या कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही यह घटना अब इस रूप में हमारे सामने आई है। आइए उस पर बात करते हैं। तो आप इस घटना को एक मॉडल समझ लें। यह घटना एक मॉडल है और मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि इस घटना को आधार बनाकर आप कैसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। राइट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि घटना क्या है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि कुछ दिनों पहले चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था। उस चुनाव में तथाकथित गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जो हारने वाली पार्टी थी वो हाई कोर्ट में गई। इसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में अब इसकी सुनवाई हो रही है। राइट। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले हम अब थोड़ी सी घटना को थोड़े से डिटेल में जान लेते हैं। हुआ यह था कि चुनाव हुए। इस चुनाव में आप और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी थी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी। राइट। जब मतदान हुआ और मतदान के बाद वोटों की गिनती हुई तो जो आप और कांग्रेस के जो मेयर के प्रत्याशी थे, राइट, उनको 20 वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी को मिले 16 वोट। तो साफ है कि जो आप और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनकी यहां जीत हो रही है, लेकिन इनफैक्ट इनकी जीत नहीं हुई। इनकी जीत क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो पीठासीन अधिकारी थे, जिसे आप समझने के लिए कह सकते हैं कि जो निर्वाचन अधिकारी यहाँ थे, उन्होंने मतपत्रों से के साथ जो कुछ भी किया हो और आप और कांग्रेस को जो 8 वोट मिले थे उन्हें रद्द कर दिया, यानी कि उन्हें गलत ठहरा दिया, रद्द कर दिया। तो 20 घट करके इनके कितने रह गए? 12। भारतीय जनता पार्टी के कितने हैं? 16। तो सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत गया। इसके बाद आप और जो कांग्रेस पार्टी थी वो कोर्ट में गए, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, देखिए। बकायदे अब जो भी निर्वाचन होते हैं, ये बकायदे आदेश है कि उनकी वीडियोग्राफी होगी। ये बहुत अच्छी बात है। तो इसकी वीडियोग्राफी थी और वीडियोग्राफी को देखने के बाद हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, DY चंद्रचूड़, देखिए क्या कहते हैं। वे कहते हैं यह साफ है कि निर्वाचन अफसर ने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की है। उसमें दिखाई दे रहा है कि वो बैलेट पेपर से छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्या इस तरह से चुनाव कराए जाते हैं? यह लोकतंत्र के साथ मजाक है। याद रखिए, यह लोकतंत्र के साथ मजाक है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात वो आगे कहते हैं, यह लोकतंत्र की हत्या है। यह लोकतंत्र की हत्या है। और फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम इस तरह से लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। देश में स्थिरता लाने वाली सबसे बड़ी ताकत चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता है। चाहे तो आप इसे अलग से नोट कर लें और इस पर 150 या 250 शब्दों में उत्तर लिखने की कोशिश करें। जी हाँ, आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि इसके बने बनाए उत्तर आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेंगे कि आप रट लें और एग्जामिनेशन में लिख करके आ जाएं। तो दोस्तों देखिए, यहां पर अब किस पर कमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने? आप यूं कह लीजिए कि ब्यूरोक्रेसी पर किया है, कार्यपालिका पर किया, अफसर ने छेड़छाड़ की है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो गई है। आप देखिए कि वो हाई कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, यानी कि जुडिशरी पर भी टिप्पणी है। हाई कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले में अंतरिम आदेश की जरूरत थी, जिसे देने में हाई कोर्ट विफल रहा। हाई कोर्ट ने मतपत्र सुरक्षित रखने का आदेश नहीं दिया था। यानी कि हाई कोर्ट ने भी अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वाह नहीं किया। क्यों नहीं किया?
अब ये आप अनुमान लगाते रहिए, है ना। तो यहां पर आप देखिए कि एक तरफ हम ब्यूरोक्रेसी की विफलता देख रहे हैं। तैयारी कैसे करेंगे? ब्यूरोक्रेसी यानी कि यह घटना एक ऐसी है जो ब्यूरोक्रेसी पर भी सवाल खड़े करती है। यह घटना ऐसी है जो जुडिशरी पर भी सवाल खड़ी कर रही है, लेकिन उसका निराकरण भी एक जुडिशरी ही कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ही निराकरण करने की तरफ आगे बढ़ रही है, जुडिशरी भी कर रही है। क्योंकि राजनीतिक दल इसमें इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली राजनीतिक दलों पर भी कहीं न कहीं प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि जब हम राजनीतिक दलों के बारे में बात करते हैं तो उसके जो तार हैं हमारे संसद और हमारे विधानसभाओं, जिसे आप लेजिस्लेचर कहते हैं, उनसे भी जुड़ जाते हैं। अब आप देखिए कि आपको यह घटना एक छोटी सी और बहुत सपाट सी घटना लग रही थी, लेकिन जब आप इस घटना की तैयारी थोड़े से अच्छे से कर लेते हैं तो ये छोटी सी घटना आपके दिमाग में कितने सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लायक आपको बना देती है। ढेर सारे तथ्य आपके दिमाग को दे देती है वो। अब मैं आता हूं प्री एग्जामिनेशन पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के संदर्भ में। दोस्तों, जब हम पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी की बात हो या समानता क्या होती है, न्याय क्या होता है, पंथ निरपेक्षता क्या होती है, इस तरह के प्रश्नों को लेकर के हमेशा कोई न कोई सवाल आपके प्री एग्जामिनेशन में आया है। कोई न कोई एक प्रश्न जरूर आया है। मुझे ध्यान आ रहा है, एग्जैक्ट मुझे ईयर तो नहीं याद है, लेकिन या तो 2021 या 2022 में एक प्रश्न पूछा गया था कि जो संविधान का संरक्षक है वो कौन है। उसमें राष्ट्रपति भी थे, उसमें संविधान भी था, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी था। इस तरह से संविधान का संरक्षक कौन है? अब है बड़ा सरल सा प्रश्न, लेकिन आप क्या सच में इसे इतना सरल समझ रहे हैं? क्योंकि जो विकल्प है वो आपको उलझा देंगे। मैं आपके मार्गदर्शन के लिए सन 2023 के प्री में जो एक प्रश्न पूछा गया है, जो लगभग इसी के चरित्र का है, वो बता रहा हूं, मैं पढ़कर सुना रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 33 है। मेरे पास जो सेट है वो ए सेट है, ए। देखिए प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। देखिए तैयारी इसकी इसी तरीके से होगी, अदरवाइज तो हमें फिर यही लगने लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है, कहां से पूछ लिया गया है, कुछ भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि हमने अपने दिमाग को उस दिशा में दौड़ाया नहीं है, या यूं कह लीजिए कि हमने अपने दिमाग को खोला नहीं है। और जब हमारा दिमाग उस रूप में खुला हुआ नहीं है तो स्वाभाविक है कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें हमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सकेगी। तो दोस्तों देखिए प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? आपको यहां ध्यान देना होगा, किसी देश के संविधान, भारत के संविधान की बात नहीं कही गई है, किसी देश के संविधान, यानी कि यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कोई भी देश हो, लेकिन संविधान का मूल उद्देश्य क्या होता है? ए, यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। बी, यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। सी, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। डी, यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। ये चार विकल्प हैं। और मैं मजेदार बात आपको बताऊं कि बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो अपने आंसर की प्रोवाइड किए हैं, उनमें अगर इस प्रश्न के आप उत्तर ढूंढने लगे तो आपको दो अलग अलग उत्तरों में निशान लगाने पड़ेंगे। यानी कि इस प्रश्न के उत्तर में सभी संस्थान एक पर सहमत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यह प्रश्न जो ऊपर से सरल सा दिखाई दे रहा है, अपने में बहुत चैलेंजिंग है, राइट। अभी मैंने जिस घटना की चर्चा की, क्या इसको आधार लेकर हम प्री में किसी तरह के पूछे जाने वाले प्रश्न की परिकल्पना कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं। और वो जो परिकल्पना होगी वो लोकतंत्र को लेकर हो सकती है, लोकतंत्र की आत्मा को लेकर के हो सकती है। जैसे अभी जो मैंने आपको प्रश्न पढ़कर सुनाया, वो संविधान की आत्मा से ही संबंधित है, अगर हम मोटे तौर पर कहें। उद्देश्य, आत्मा। तो जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की आत्मा क्या है, उसकी पवित्रता क्या है, लोकतंत्र की जड़ कहां है? इस तरह का प्रश्न फ्रेम करने के बाद आपको विकल्प दिए जा सकते हैं। राजनीतिक दल, संविधान, संसद, चुनाव, इस तरह से कुछ भी विकल्प दिए जा सकते हैं। अभी मैंने जिन चारों विकल्पों के नाम लिए हैं, क्या आपके लिए इनमें से छांटना आसान है? क्या आप पुस्तक पढ़कर, पॉलिटिकल साइंस की किताब पढ़कर इनमें से सही विकल्प का चयन कर सकेंगे? शायद मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा। टाइम आप ज्यादा दे नहीं सकते सोचने के लिए, क्योंकि वहां इतना वक्त आपके पास नहीं है कि आप एक प्रश्न के बारे में बहुत देर तक विचार कर सकें। तो फिर हमारे पास विकल्प क्या रह जाता है? हमारे पास इसका समाधान क्या है? दोस्तों, उसका समाधान यही है कि हमारी तैयारी करने का जो पैटर्न हो, इस तरीके का हो जो हमारे दिमाग को खोल दे।
अभी मैंने जिस घटना की चर्चा की है, विचार करके देखिए, यदि आप इस घटना को इस रूप में पढ़ते हैं तो क्या अभी जो मैंने प्रश्न आपके सामने पेश किया है उसका उत्तर दे पाना आपके लिए मुश्किल होगा? सोच करके देखिए। इसका उत्तर मैं आप पर ही छोड़ता हूं, क्योंकि जो जवाब है वो आपका होगा और सबके जवाब अपने अपने ढंग से अलग अलग होंगे। तो भला उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? क्योंकि मेरा जवाब तो मेरा होगा। आप अपना जवाब खुद सोचें। तो दोस्तों, इस विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।